हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। तो ये हमारा पॉलिटी का थर्ड लेक्चर है, ठीक है, जिसमें हम देख रहे हैं अभी मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आज ये जो लेक्चर है यानी बेसिकली इस लेक्चर में हम मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर लेंगे, खत्म कर लेंगे। इस चैप्टर का द एंड हो जाएगा। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ठीक है, इसकी टाइमलाइन देखी है हमने बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, कंपोजिशन भी बहुत अच्छी तरीके से देखा है। उसके अलावा हमने देखा है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लास्ट लेक्चर में। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसने लाया था भाई? नेहरू जी ने लाया था। कहाँ पे लाया था भैया? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में लाया था। कब लाया था भैया? 13 दिसंबर 1946 को लाया था भैया। कब एडॉप्ट किया गया था भैया? तो 22 जनवरी 1947 को ये एडॉप्ट किया गया था। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किस बारे में बात करता है? तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है उसके फंडामेंटल्स एंड फिलोसॉफी के बारे में क्या करता है, बात करता है। फिलोसॉफी कहाँ पे देखने की मिलेगी भैया? हमको प्रीएम्बल में देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, प्रीएम्बल क्या है भैया? प्रीएम्बल मॉडिफाइड वर्जन है भैया ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का। प्रीएम्बल बेस है हमारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पे। ठीक है, अब देखो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन हमने देखा तो उसमें हमने देखा सोवरियन, इंडिपेंडेंट एंड रिपब्लिक। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में कौन से तीन कीवर्ड्स थे ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो कौन से थे भैया? सर, लक्षण। सर ध्यान में रखना, लक्षण नहीं रखो, सर ध्यान में रखो। थोड़ा हिंदी का प्रॉब्लम है मेरा, मराठी बैकग्राउंड से हूँ। ठीक है, तो सर सर यानी क्या हो गया? एस फॉर सोवरियन, आई फॉर इंडिपेंडेंट, आर फॉर रिपब्लिक। ठीक है, ये कीवर्ड्स ध्यान में रखो। जब प्रियम्बल पढ़ेंगे ना तब और वर्ड्स यानी ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तब क्वेश्चन आता है कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में कौन से कीवर्ड्स थे। तो कौन से कीवर्ड्स थे भैया? सर था। कौन सा सर था? तो सोवरियन था, इंडिपेंडेंट था और रिपब्लिक था। ठीक है, चलो फिर आज आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो फिर आता है इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो बेसिकली इसने तीन चेंजेस किए थे। ठीक है, तो तीन चेंजेस क्या है देखते हैं। ठीक है, जैसे कि आप सबको पता है कि प्रिंसली स्टेट्स ने क्या की थी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में अपनी जगह नहीं ली थी। मुस्लिम लीग जो थी उन्होंने भी क्या की थी, अपनी जगह नहीं ली थी। ठीक है, लेकिन क्या होता है 3 जून 1947 को माउंटबेटन एक प्लान लाता है। ठीक है, कौन सा प्लान था भैया? तो पार्टीशन का प्लान था। जैसे ही पार्टीशन का प्लान अनाउंस होता है तब प्रिंसली स्टेट्स क्या कर लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में अपनी जगह ले लेते हैं। जो मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे वो भी क्या कर लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में अपनी जगह यानी ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन मुस्लिम लीग के कौन से मेंबर जो इंडियन डोमिनियन से आते, क्या सिर्फ इंडियन डोमिनियन से जो आते हैं उन्हीं ने क्या की थी, अपनी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जगह ले ली थी। जो पाकिस्तान डोमिनियन से आते थे उन्होंने नहीं ली थी। ठीक है, वो अभी भी बॉयकॉट ही कर रहे थे। ठीक है, तो इंडियन डोमिनियन से जो आते थे उन्होंने क्या कर लिया था, अपनी मुस्लिम लीग की जो भी सीट्स थी वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में अपनी जगह ले ली थी। ठीक है, तो कॉन्स्ट जो था इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 इसने तीन चेंजेस किए। सबसे पहले तो देखो कि असेंबली को क्या बना दिया, फुल्ली सोवरियन बॉडी बना दिया। ठीक है, सोवरियन का मतलब पता है ना, यानी किसी का भी उस पर कंट्रोल नहीं है। इंटरनली हो एक्सटर्नली हो, चाहे जो जैसे भी डिसीजन हो खुद के खुद ले सकती है। किसी की परमिशन की जरूरत की यानी किसी की परमिशन की हमें नीड नहीं होगी। ठीक है, उसे कहते हैं सोवरियन। ठीक है, ये सर्कल मैंने पढ़ाए थे ऐसे। ठीक है, ये क्या हो गया? डोमिनियन हो गया। ये क्या हो गया? सोवरियन हो गया। किसी की भी परमिशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, तब असेंबली जब सोवरियन बॉडी बन गई थी वो क्या कर सकती थी, अब्रोगेट और अल्टर कर सकती थी किसी भी लॉ को। ठीक है, यानी ब्रिटिश काल में जो लॉ बने हुए थे उनको क्या कर सकती थी, अभी ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अब्रोगेट कर सकती है। अगर उसको लगता था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को कि भाई ये लॉ जो है ना अभी इंडिया के हिसाब से यानी इंडिया को फिट नहीं बैठ रहा, अप्रोप्रिएट नहीं है इंडिया के लिए, तो क्या कर सकती थी, उस लॉ को अब्रोगेट कर सकती थी या फिर उसको चेंज भी कर सकती थी, अमेंडमेंट भी उसमें कर सकती थी। ठीक है, क्योंकि क्या हो गई थी, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वो अभी फुल्ली सोवरियन बॉडी बन गई थी। ठीक है, उसके ऊपर किसी का भी कंट्रोल नहीं था अभी। ठीक है, वो इंडिपेंडेंट थी, सोवरियन थी। ठीक है, यानी इंडिया के हिसाब से जो भी डिसीजंस लेने हैं वो ले सकती थी जो इंडिया के लिए बहुत अच्छे हो। ठीक है, इसी को कहा जाता है सोवरियन, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर में क्या कर सकती थी वो, अपना खुद का डिसीजंस ले सकती थी। ठीक है, इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को दो सेपरेट फंक्शंस मिले थे। ठीक है, और ये जो दो सेपरेट फंक्शन है उन्होंने दो सेपरेट डेज पे परफॉर्म किए थे। एक थे लेजिस्लेटिव बॉडी और एक थी कॉन्स्टिट्यूंट बॉडी। ठीक है, अब देखो जब जब ना असेंबली एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी करके मिलती थी तब उसे चेयर किया जाता था जीवी मालवनकर के द्वारा। ठीक है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, और जब असेंबली एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी करके मिलती थी तब उसे चेयर किया जाता था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। ठीक है, ये सिर्फ यहाँ पे ध्यान में रखो। ठीक है, क्या कि यानी असेंबली लेजिस्लेटिव बॉडी करके जब मिलती थी तब जीवी मालवनकर उसे चेयर करते थे। ठीक है, और जब कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी करके मिलती थी तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसे
चेयर करते थे, ठीक है। अब लेजिस्लेटिव बॉडी क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूंट बॉडी क्या होती है, सिर्फ यहाँ पे ध्यान में रखो। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे मैं बहुत अच्छे तरीके से रिलेट करके आपको बताऊंगा, ठीक है। एक ही बार में सब कुछ थोड़ी पढ़ना है, आने वाला है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, ठीक है, ये ऑर्गन्स आने वाले हैं, तो मैं बता दूंगा कि लेजिस्लेचर का मीनिंग क्या होता है, लेजिस्लेटिव करने का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंट का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। हर एक राइट्स, लीगल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, जो भी इकोनॉमिक राइट्स है, ठीक है, ये हम अलग से चैप्टर में देखेंगे, उसके बाद ही फिर आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है, ताकि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी तरीके से बने, ठीक है। उसके बाद देखो हमारी जो असेंबली फर्स्ट पार्लियामेंट बन गई थी फ्री इंडिया की, यानी डोमिनियन लेजिस्लेचर था, क्या था, डोमिनियन लेजिस्लेचर था, ठीक है। यानी देखो असेंबली क्या बन गई थी हमारी, फुली सोवरियन बॉडी बन गई थी, फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया भी बन गई थी, ठीक है। और ये कब तक चलता रहा, 26 नवंबर 1949 तक, ठीक है। अब भैया इस डेट तक ही क्यों चला ये, 26 नवंबर 1949 तक ही, क्योंकि भैया 26 नवंबर 1949 इस दिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन क्या किया था, एडॉप्ट किया था, क्या किया था, एडॉप्ट किया था, ठीक है। भैया कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट किया गया था, और एनफोर्स कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। आएगी ये डेट्स अभी अभी आपको आगे, ठीक है। लेकिन वो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। फिर क्या कर लेते, अभी देखो, अभी देखो, अभी तक क्या होता था, मुस्लिम लीग जो थी वो क्या करती थी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को बॉयकॉट करती थी, क्या करती थी, बॉयकॉट करती थी। लेकिन अब क्या कर दिया उन्होंने, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से विड्रॉल ही कर दिया, क्या कर दिया, विड्रॉल ही कर दिया। विड्रॉ करने की वजह से जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की स्ट्रेंथ थी ओरिजिनल अंडर द कैबिनेट मिशन कितनी थी भैया, 389 थी, ठीक है। अभी 389 से आ जाती है 299, कितनी आ जाती है, 299 आ जाती है, कितनी आ जाती है, 299, ठीक है। फिर देखो 299 आ जाती है, देखो यहाँ पे देखते थे, 389 से कहा ओरिजिनल स्ट्रेंथ क्या थी भैया, 389 थी, कितनी थी भैया, 389 थी, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, 389 से फिर मुस्लिम जब लीग जब विड्रॉ कर लेता है तब कितनी हो जाती है भैया, ये हो जाती है 299, ठीक है। 389 में ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस जो थे इनको कितनी सीट्स थी भैया, इनको सीट्स थी आई थिंक 296, ओके, हाँ 296 थी। और ये जो प्रिंसली स्टेट्स थे इनको कितनी थी भैया, इनको थी भैया, दिख नहीं रही भैया, ये थी 93, ठीक है। एक सेकंड दे दो, थोड़ा ये चेंज कर लेता हूँ, ये दिखिएगा शायद रेड वाला, ओके, 93 थी, ठीक है। अब जब 299 हो गई तब ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस को कितनी थी और प्रिंसली स्टेट को कितनी थी, ये ध्यान में रखना, ठीक है। तब थी ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस को 229 और प्रिंसली स्टेट्स को कितनी थी, यहाँ पे 93 थी, यहाँ पे कितनी हो गई, 70 हो गई, ठीक है, विड्रॉ करने के बाद में, ठीक है। ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना, ठीक है। कंपोजिशन में कैसे इलेक्ट हुए थे ये हमने बहुत अच्छे तरीके से दिखाया था, ठीक है। तो क्या बन गई थी असेंबली हमारी, फुल्ली सोवरियन बॉडी बन गई थी, ठीक है। उसके अलावा फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया भी बनी थी। दो सेपरेट फंक्शंस थे, एक थे लेजिस्लेटिव बॉडी, जीवी मालवनकर, कॉन्स्टिट्यूंट बॉडी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और ये जो फंक्शंस है कब तक कंटिन्यू रहे थे, 26 नवंबर 1949 तक, ठीक है। ये फिर हमारे क्या जनरल इलेक्शंस होने तक भी ये कंटिन्यू थे, प्रोविजनल पार्लियामेंट करके वो वर्क कर रही थी, कौन, हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ठीक है। क्योंकि इलेक्शन होने के थे ना, 1951 में इलेक्शन हुए थे, तब तब काम तो संभालना था ना, तो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली तब तक प्रोविजनल पार्लियामेंट करके वर्क संभाल रही थी, ठीक है। यहाँ तक ध्यान में आ गया, ठीक है। मुस्लिम लीग ने विड्रॉल किया था, मुस्लिम विड्रॉल होने के बाद ये स्ट्रेंथ ध्यान में रखना, ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते। उसके बाद देखो अदर फंक्शंस भी थे जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने परफॉर्म किए थे, वो देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ डेट ध्यान में रखना है, बाकी ऐसा कुछ है ही नहीं, मैंने पहले ही कहा था, बहुत ही फैक्चुअल रहेगा ये, ठीक है। तो रेटिफाइड की थी इंडिया मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ में 1949 में, ठीक है। क्या कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ यानी क्या होता है भैया, ठीक है। तो बेसिकली क्या था कि ब्रिटिश थे, ब्रिटिश की क्या थी, वर्ल्ड में बहुत जगह क्या थी, कॉलोनीज थी, ठीक है। जैसे जैसे उनको फ्रीडम मिल गया तो उन्होंने क्या किया, एक ग्रुप बना लिया कि नहीं भैया तुम हमारे साथ रहो, हमारे साथ रहो यानी क्या, कि हम जो भी ट्रेड वगैरह हो करेंगे आपके साथ, ठीक है। तो ऐसा जो ग्रुप था, ठीक है, इस ग्रुप को कहते हैं कॉमनवेल्थ नेशन, कॉमनवेल्थ नेशन कहते हैं, ठीक है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, यानी ब्रिटिश की जो भी कॉलोनीज थी वो फ्री हो चुकी थी, उनको फ्रीडम दिया था ब्रिटिश ने, ठीक है। ब्रिटेन, लेकिन उनको पता था कि भाई इनके साथ ट्रेड अगर वगैरह किया जाए, ठीक है, तो अपने लिए भी बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है, हमको भी फायदा होगा और रिलेशन भी अच्छे रहेंगे, ठीक है। तब क्या कर लिया था इन्होंने
कि ऐसे कॉमनवेल्थ का जो भी इनके नेशन जहाँ पे भी ब्रिटिशर्स राज करते थे उनका क्या बना दिया था, ग्रुप बना दिया था और उनका नाम दिया था कॉमनवेल्थ नेशन। ठीक है, ऐसे कॉमनवेल्थ नेशन की मेंबरशिप को भी इंडिया ने क्या किया था, रेटिफाइड किया था। कब रेटिफाइड किया था, मई 1949 में किया था। ठीक है, नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया था, 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, उसके अलावा देखो नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथेम, फर्स्ट प्रेसिडेंट एंड फाइनल सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कब हुआ था भैया, ये हुआ था भाई 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, देखो कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप में 1914 में, नेशनल फ्लैग कब, 22 जुलाई 1947 को। उसके बाद नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथेम, फर्स्ट प्रेसिडेंट और फाइनल सेशन किसका, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का कब हुआ था भाई, ये सब चीजें हुई थी 24 जनवरी 1950 को। कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना भाई। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे भाई इंडिया के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही क्या थे, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के परमानेंट प्रेसिडेंट थे। 11 दिसंबर 1946 को इनको इलेक्ट किया गया था, हमने देखा था। ठीक है, उसके बाद देखो However, it continued as a provisional parliament of India from January 10, 26, 1950 till the formation of new parliament में 1952। मैंने अभी बताया था कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वो क्या थी, एज ए प्रोविजनल पार्लियामेंट करके वर्क कर रही थी। कब तक, जब तक हमारा इलेक्शन नहीं हो जाता तब तक। ठीक है, न्यू पार्लियामेंट कब फॉर्म हुई थी हमारी, मई 1952 में। तब तक ये हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, एज ए प्रोविजनल पार्लियामेंट करके वर्क कर रही थी। ठीक है, तो भाई हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, ठीक है, उसके कितने टोटल सेशंस हुए थे, 11 हुए थे। ठीक है, कितना वक्त लिया था, 2 साल लिए थे। ठीक है, 11 मंथ लिए थे, 18 डेज लिए थे। ठीक है, और टोटल एक्सपेंडिचर कितना था भैया, 64 लाख था। कितना था, 64 लाख। और आई थिंक 60 कंट्रीज कुछ तो भी घूमे थे ये, इसलिए वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। ठीक है, यानी 60 कंट्रीज का टूर किया था इन्होंने, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है डायरेक्टली, तो आप ध्यान में रखना, एक्चुअली इन्फॉर्मेशन है। 11 सेशंस हुए थे, 2 साल 11 मंथ 18 डेज। ठीक है, 2 साल 11 मंथ 18 डेज। ठीक है, 60 कंट्रीज घूमे थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, और एक्सपेंडिचर कितना लगा था भैया, 64 लाख। ठीक है, उसके बाद देखो कॉन्स्टिट्यूशन कब एडॉप्ट किया गया, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, देखो जब कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया गया तब उसके ऊपर यानी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर साइन किन लोगों ने किए थे, सिर्फ 284 लोगों ने किए थे। ठीक है, मुस्लिम लीग ने विड्रॉ किया था, तब हमारी टोटल स्ट्रेंथ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की 389 से 299 हो गई थी, अभी देखा हमने। ठीक है, तो 299 में से सिर्फ 284 लोग क्या थे, प्रेजेंट थे, और इन्होंने क्या किया था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एनेक्ट करके यानी साइन किया था कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर लिया, अभी एडॉप्ट कर लिया है। ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट कर लिया गया तब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या था भैया, तब प्रियम्बल था भैया, 395 आर्टिकल्स थे भैया, और 8 शेड्यूल थे, ये ध्यान में रखना। ठीक है, अब प्रेजेंट में कितने हैं, 470 आर्टिकल्स है, प्रियम्बल भी है। ठीक है, 12 शेड्यूल है, 25 पार्ट्स है। ठीक है, 25 पार्ट्स है। फिर देखो 25 है या 22, कमेंट सेक्शन में बताओ। चलो फिर ये टास्क है आपके लिए, 25 पार्ट्स है 22 पार्ट्स है। ठीक है, जिस तरह मैं बहुत बार यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता हूँ, आप भी मैं भी कंफ्यूज होते हुए होंगे। ठीक है, तो देखते हैं कौन सही आंसर बताता है। ठीक है, चलो फिर उसके बाद देखो प्रियम्बल को जो है वो कब इनेक्ट किया गया था, जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया था, इनेक्ट किया गया था, उसके बाद आखिर में प्रियम्बल को लागू किया गया था। क्यों भैया ऐसा किया था, क्योंकि वो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसॉफी है उसके साथ अलाइन कर सके, इसलिए। ठीक है, मैंने कहा था कि जिस तरह ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन फंडामेंटल्स एंड फिलोसॉफी बताता है कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, लेकिन फिलोसॉफी कहाँ पे देखने को मिलेगी आपको, प्रियम्बल में देखने को मिलेगी, मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो उसी तरह से ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, प्रियम्बल इनेक्ट किया गया था, लेकिन कब इनेक्ट किया गया था, कब लागू किया गया था भैया, जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया उसके बाद ही प्रियम्बल को लागू किया गया। ऐसा क्यों भैया, क्योंकि वो अलाइन होना चाहिए था किसके साथ, जो भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसॉफी है उसके साथ, इसलिए उसको सब कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। चलो फिर आगे बढ़ते। उसके बाद देखो जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके कुछ प्रोविजन थे, जिस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट कर लिया गया उसी वक्त वो क्या हो गए, एनफोर्स हो गया, यानी लागू हो गए। तो ऐसे कौन से प्रोविजन थे, ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट कर लिया गया। ठीक है, तो कौन से प्रोविजन थे, तो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, सिटीजनशिप बोलो, इलेक्शंस, प्रोविजनल पार्लियामेंट,
टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस एंड शॉर्ट टाइटल्स जो इन आर्टिकल में मेंशन थे, ठीक है, क्या कर दिए गए थे, ये लागू कर दिए गए थे, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो आर्टिकल्स है ना, आप याद कर लेना। कभी कभी इनडायरेक्टली बहुत सा क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाने की गुंजाइश है, ठीक है, कि ऐसा आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स, ठीक है, जो क्या कर दिए गए थे, एनफोर्स किए गए थे कब, ऑन द डे ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड। ऐसे आर्टिकल्स भी दे सकते हैं, ठीक है, या फिर आर्टिकल्स में जो भी दिया हुआ है, जो भी प्रोविजंस है, ठीक है, जैसे कमेंसमेंट ऑफ द सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ऐसे अगर प्रोविजन लिख के भी आता है तो आपको पता होना चाहिए, अरे हाँ ये आपसे लागू किया गया था उसी दिन जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन क्या एडॉप्ट कर लिया गया था, ठीक है। और उसके बाद जो भी यानी बचे हुए पोर्शन है वो कब लागू कर दिए गए थे, 26 जनवरी 1950। इस दिन हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया था, एनफोर्स हो गया था, लागू कर दिया गया था, ठीक है। और 26 जनवरी को हम क्या एज अ रिपब्लिक डे करके क्या करते थे, सेलिब्रेट करते हैं, क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। संविधान दिवस भी आपको पता होगा, ठीक है। संविधान दिवस कब से सेलिब्रेट कर रहे हैं हम, 2015 से। कब से सेलिब्रेट कर रहे हैं, 2015 से। नवंबर 19 2015 को क्या कर लिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, 26 जनवरी को एज ए संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन डे करके क्या कर लिया था, डिक्लेयर कर लिया गया था, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है वो प्रोमोट करने के लिए अमॉन्ग्स द सिटीजन, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल की जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है वो प्रमोट हो सके, ठीक है, सिटीजन्स के बीच में, इसीलिए, ठीक है। अब देखो भैया 26 जनवरी क्यों डेट ली गई थी, ठीक है, क्योंकि क्या हुआ था पास में, यानी 26 जनवरी 1930 में पूर्ण स्वराज डे, यानी पूर्ण स्वराज डे सेलिब्रेट किया गया था, ठीक है। इसलिए यही डेट क्या है यहाँ पे ली गई, 26 जनवरी 1950 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करने के लिए, ठीक है। ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना, ठीक है। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो यहाँ का आपका थोड़ा रिलेशन बन जाएगा, अभी हिस्ट्री में नहीं जाएंगे नहीं अपन लोग, ठीक है। उसके बाद देखो जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन चालू हुआ, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट कैंसिल हो गया भैया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी कैंसिल हो गया, ठीक है, रिपील हो गया, रद्द हो गए भैया, ठीक है। लेकिन अबोलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल ज्यूरिसडिक्शन से एक्ट चलता रहा, ठीक है। बस इतना ही ध्यान में रखो यहाँ पे, अबोलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल ज्यूरिसडिक्शन एक्ट 1949 ये चलता रहा, ठीक है। अब प्रिवी काउंसिल क्या है, ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा, बस थोड़ा वक्त दीजिएगा, ठीक है। जो भी प्रिंसली स्टेट्स वगैरह है उनके यानी रिलेटेड में आता है तो बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे देख लेंगे, ठीक है। एक ही दिन में सब कुछ थोड़ी पढ़ना है भाई। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट कमेटी आप पढ़ लेना, मेजर एंड माइनर कमेटी कौन से, यहाँ पे कुछ यानी उसका ये बनेगा नहीं, मैं भी पढ़ के बता दूंगा आपको, आप भी पढ़ के बता दोगे, आप भी पढ़ोगे तो अच्छा ही रहेगा, वो उसमें कुछ है ही नहीं ऐसा कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। चलो फिर जैसे कि देखो ड्राफ्टिंग कमेटी हमने देखी थी लेक्चर फर्स्ट में, तो ड्राफ्टिंग कमेटी क्या थी भैया, इसको टास्क दिया गया था, इसका टास्क भैया कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर करने का। कौन लीड करता था भैया इसको, अंबेडकर जी लीड करते थे। कब फॉर्म हुई थी भैया, 29 अगस्त 1947 को फॉर्म हुई थी, बताया था मैंने, ठीक है। देखो अगस्त 29 1947 को फॉर्म हुई थी। टास्क क्या था भैया, प्रिपेयरिंग ड्राफ्ट, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो भी बना रहे उसका कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनाने को इसको टास्क दिया गया था। मेंबर्स कितने थे भैया, 7 मेंबर्स थे, कितने थे, 7 मेंबर्स थे। कौन थे भैया, अंबेडकर जी थे जो चेयरमैन थे, एन गोपाल स्वामी अय्यनगर थे, ठीक है। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, डॉक्टर के एम मुंशी थे भैया, सैयद मोहम्मद सादुल्ला भी थे, ठीक है। एन माधवा राव थे, ठीक है। इन्होंने किसको रिप्लेस किया था, मित्तर को। ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना, ऐसा क्वेश्चन आ गया था कि कौन से मेंबर ने किसको रिप्लेस किया था, कुछ कह नहीं सकते, आ सकता है, ठीक है। तो माधवा राव ने मित्तर को रिप्लेस किया था, ठीक है। और कृष्णमचारी ने किसको किया था, खैतान को किया था, ठीक है। ये इजी है थोड़ा ध्यान में रखने के लिए, ठीक है। माधवा राव मित्तर MM है, ठीक है। कृष्णमचारी खैतान के है, ठीक है, ध्यान में आए। माधवा राव मित्तर, कृष्णमचारी खैतान के, ठीक है। द पीपल ऑफ इंडिया वेर गिवन 8 मंथ्स डिस्कस, यानी जो भी ड्राफ्ट था, ठीक है, उसको डिस्कस करने के लिए 8 मंथ दिए गए थे। हम देखो पीपल ऑफ इंडिया यानी पूरे लोग इंडिया के यानी आए और डिस्कस किया, क्या नहीं भाई, रिप्रेजेंटेटिव थे ना उनके कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, ठीक है, उन्होंने डिस्कस किया था, इसलिए उनको कहा गया कि पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी ने कितना वक्त लिया भैया, लेस देन 6 मंथ लिए बोलते हैं हमारा ड्राफ्ट प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। तो टोटली 141 डेज तक की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली सॉरी ड्राफ्टिंग कमेटी बैठी थी। 141 डेज में इन्होंने क्या कर लिया था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट
बना लिया था। क्या कर लिया था? बना लिया था। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी की भाई ड्रिफ्टिंग कमेटी कहा गया था। क्या कहा गया था? ड्रिफ्टिंग कमेटी। नजीरुद्दीन अहमद करके थे। ठीक है, नजीरुद्दीन, ये ध्यान में रखना, एग्जाम में आता है। नजीरुद्दीन अहमद करके थे, इन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी को ड्रिफ्टिंग कमेटी कहा था। ठीक है, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा क्या लिया था, यानी टाइम कंज्यूम किया था। ठीक है, इसीलिए कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन बना लेके उनके हिसाब से बहुत टाइम कंज्यूमिंग था ये, तो इन्होंने इनको कहा है कि ड्राफ्टिंग कमेटी नहीं थी भैया, ड्रिफ्टिंग कमेटी थी। ठीक है, एक्सपर्ट कमेटी बताया था, यानी जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके नोट्स प्रिपरेशन की जिम्मेदारी किसकी थी? एक्सपर्ट कमेटी की थी। एक्सपर्ट कमेटी को कौन लीड कर रहा था भैया? पंडित जवाहरलाल जी नेहरू। ठीक है, कब फॉर्म हुई थी भैया? जुलाई 8 1946 को फॉर्म हुई थी। पर्पस क्या था? प्रिपेयरिंग मटेरियल फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, मेंबर्स कौन कौन से थे? ठीक है, जवाहरलाल नेहरू चेयरमैन थे, एम असफ अली, के एम मुंशी, एन गोपाल स्वामी अयंगर और के टी शाह। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या किया है मैंने, ये जो के एम मुंशी को क्या कर लिया है? रेड में। एन गोपाल स्वामी अयंगर को क्या? रेड में। ठीक है, यहाँ पे देखो अभी एन गोपाल स्वामी अयंगर एंड डॉक्टर के एम मुंशी। ठीक है, यहाँ पे भी रेड में थे। बेसिकली इसका मतलब क्या था? ये दो मेंबर्स थे जो एक्सपर्ट कमेटी और ड्राफ्टिंग कमेटी के भी मेंबर थे। क्वेश्चन आ सकता है ना, ऐसे कौन से मेंबर्स थे जो भैया ड्राफ्टिंग कमेटी का भी पार्ट थे और किसका? एक्सपर्ट कमेटी का भी पार्ट थे। तो कौन थे भैया? एन गोपाल स्वामी अय्यंगर और के एम मुंशी, डॉक्टर के एम मुंशी। ठीक है, ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना। ठीक है, इसके बाद देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, थोड़ा जल्दी जल्दी ले लेते हैं। ठीक है, एलिफेंट क्या? एलिफेंट एज सिंबल करके क्या कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का एडॉप्ट कर लिया गया था। सर बी एन राव कौन थे? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। ठीक है भैया, फैक्ट है, ये आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। ठीक है, ये मार्क्स क्या कर सकते हैं? छीन सकते हैं आपके। ठीक है, अय्यनगर क्या थे? सेक्रेटरी थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की। ठीक है, उसके बाद एस एन मुखर्जी क्या थे? चीफ ड्राफ्ट्समैन थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। ठीक है, उसके बाद देखो प्रेम बहरी रायजादा, वो कैलीग्राफर थे कॉन्स्टिट्यूशन के। अब कैलीग्राफर क्या होता है अगर नहीं समझ में आ रहा भैया तो देख लो मीनिंग। ठीक है, अभी इतना मीनिंग भी नहीं बता सकते। ठीक है, तो आप थोड़ा देख भी लिया करो यार। ठीक है, क्या है? नंदलाल बोस और बी आर सिन्हा, उन्होंने क्या किया था? जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनको क्या कराया था? डेकोरेटेड और ब्यूटिफाइड किया था। उसके बाद हिंदी वर्जन की कैलीग्राफी किसने की थी? वसंत कृष्ण वैद्य ने की थी। और उसको इल्यूमिनेटेड करने का काम किसने किया था? नंदलाल बोस ने किया था। ठीक है, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हल्के में मत लेना। ठीक है ना, अगर टेस्ट वगैरह अगर ज्वाइन की तो देखना फिर ये कैसे आपके मार्क्स छीन लेते हैं तो। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो भाई हिंदी टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, क्रिटिसिज्म भी दिया होगा ना? ओके, क्रिटिसिज्म भी है। चलो हिंदी टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब देखो भैया हिंदी टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? तो भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो इंग्लिश में लिखा गया था, लेकिन हमारी यानी जो मोस्ट ऑफ द जनता है कौन सी भाषा बोलती है भैया? हिंदी भाषा बोलती है। तो फिर क्या हो गया कि 58 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1987 को लाया गया और इसमें कहा गया कि भैया प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसने क्या किया? एक आर्टिकल क्या कर लिया? इंसर्ट कर लिया। तो कौन सा आर्टिकल था भैया? 394 ए था। ठीक है, यानी 22 पार्ट्स में आर्टिकल 390 ए इन पार्ट 22। ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, हिंदी टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये अमेंडमेंट आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ सकता है, स्टेटमेंट में भी आ सकता है। यानी हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कुछ कोई भी ऐसा देखो ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट नहीं था। ये ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो एक बार पढ़ता हूँ मैं आपको ताकि अच्छी तरीके से समझ जाए। इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिड नॉट मेक एनी प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू एन ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी लैंग्वेज। ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं था कि भाई जो भी है कॉन्स्टिट्यूशन में उसका हिंदी में ट्रांसलेशन किया जाए। लेकिन हमारी जनता जो है क्या थी? हिंदी पढ़ती थी, यानी हिंदी बहुत सी हमारी मेन लैंग्वेज थी हिंदी है भैया, हिंदी पढ़ा जाता है। ठीक है, तो 58 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1987 लाया गया। ठीक है, इसने क्या किया? एक आर्टिकल इंसर्ट किया। कौन सा था भैया? आर्टिकल 394 ए, इसको इंसर्ट किया गया। ठीक है, किस सेक्शन में? तो पार्ट 22 में। पार्ट 22 में भाई आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जैसे का वैसा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें क्या कर दिया गया? तो इस आर्टिकल में बताया गया कि प्रेसिडेंट जो है वो पब्लिश कर सकते हैं क्या? हिंदी ट्रांसलेशन किसका भैया? कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या कहा गया है? द ट्रांसलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी लैंग्वेज कौन कर सकते हैं? प्रेसिडेंट, अंडर हिज अथॉरिटी। ठीक है,
any modifications which are necessary to bring it in conformity with the language style and terminology adopted in the authoritative text of the central acts in the Hindi can be made it in। ठीक है, यानी कह रहे हैं कि भैया कि ट्रांसलेशन कर सकते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी में। ठीक है, तो हिंदी लैंग्वेज में जो भी स्टाइल होगी, टर्मिनोलॉजी होगी, लैंग्वेज होगी, उस हिसाब से उसको मॉडिफाइड भी किया जा सकता है, यानी हिंदी के अनुरूप उसे बनाया जाना चाहिए उस ट्रांसलेशन को, यानी हिंदी की जो भी स्टाइल है, जो भी टर्मिनोलॉजी रहेंगी, जो भी लैंग्वेज रहेंगी, उस हिसाब से। ठीक है, उसके बाद देखो ऑल द अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बिफोर सच पब्लिकेशन शुड बी इनकॉर्पोरेटेड। ठीक है, अब देखो ये एक्ट कब लाया गया, 58 इन 1987 में। 1987 से पहले बहुत सी अमेंडमेंट हो चुकी थी। अब देखो 58 ने कितने सारे अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कर दिए गए थे, इनकॉर्पोरेट यानी अमेंडमेंट किए गए थे बहुत सारे। तो जो पहले अमेंडमेंट हो चुके हैं बिफोर दी 1987, उनको भी हिंदी में इनकॉर्पोरेट कर दिया जाएगा, यानी करना चाहिए, वो करना ही पड़ेगा। ठीक है, ध्यान में आ रहा है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेशन कर सकते हैं भाई कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी लैंग्वेज में, मॉडिफिकेशंस हिंदी लैंग्वेज के अनुरूप, कंफॉर्मिटी बोला है यहाँ पे, यानी हिंदी के अनुसार। हिंदी के अनुसार, तो हिंदी के अनुसार कैसे भाई, तो जो भी विद द लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज के अनुसार जो भी हिंदी में स्टाइल रहेगी, टर्मिनोलॉजी रहेगी, उसके अनुसार। ठीक है, और जो भी अमेंडमेंट पहले हो चुके हैं 1987 के बिफोर में, उसको भी क्या करना चाहिए, इनकॉर्पोरेट कर देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखो द ट्रांसलेशन इन हिंदी ऑफ एवरी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड इन इंग्लिश। ठीक है, यानी जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो चुकी है इंग्लिश में, उसे भी क्या करना है, हिंदी में ट्रांसलेट करना है। ये सब प्रेसिडेंट करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो क्या कहा गया है, द ट्रांसलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स एवरी अमेंडमेंट पब्लिश शॉल बी कंस्ट्रूड टू हैव द सेम मीनिंग एज द ओरिजिनल टेक्स्ट इन इंग्लिश। यानी ये बोल रहे भैया कि जो इंग्लिश में मीनिंग है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वही सेम मीनिंग हिंदी में भी निकलना चाहिए, गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि यहाँ पे गड़बड़ी हो रही है, तो प्रेसिडेंट फील से क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि भाई ये बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज करो, सुटेबल होना चाहिए इंग्लिश के अनुसार, यानी जो इंग्लिश में मीनिंग है वही मीनिंग हिंदी में भी बनना चाहिए। ठीक है, ऐसे प्रेसिडेंट ऑर्डर दे सकते हैं। ठीक है, ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना। ठीक है, उसके बाद देखो द ट्रांसलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स एवरी अमेंडमेंट पब्लिश शॉल बी डीम्ड टू बी फॉर ऑल पर्पस इट्स अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी। क्या बोल रहे हैं, द ट्रांसलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इन इट्स एवरी अमेंडमेंट पब्लिश शॉल बी डीम्ड, यानी जो भी अमेंडमेंट्स हो रही है, ठीक है, जो भी ट्रांसलेशन हो रहा है, वो सभी पर्पस के लिए क्या रहेगा, गृहीत यानी मान लिया जाएगा, मान लिया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। फिर हिंदी टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदी टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने, किस अमेंडमेंट से लाया था, 58 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1987। ठीक है, इसने क्या किया था, आर्टिकल 394A को इंसर्ट किया था, किस पार्ट में किया था, 22 पार्ट्स में किया था। ठीक है, तो बेसिकली क्या कर दिया था इसने कि प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, अंडर हिज अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेशन कर सकते हैं हिंदी में, उसके साथ जो भी मॉडिफिकेशंस की नीड है हिंदी लैंग्वेज के अनुसार, चाहे लैंग्वेज में हो, स्टाइल में हो, टर्मिनोलॉजी में, वो भी कर सकते हैं, यानी उसकी उस हिसाब से वो होनी चाहिए। ठीक है, हिंदी के अनुसार। ठीक है, उसके बाद देखो जो भी ऑथोरेटिव टेक्स्ट है, ठीक है, या फिर जो भी अमेंडमेंट्स पहले यानी हो चुके हैं, वो भी अमेंडमेंट को क्या करना है, हिंदी में यानी ट्रांसलेट करके इनकॉर्पोरेट करना है। ठीक है, इसके अलावा जो भी इंग्लिश में अमेंडमेंट हो चुके हैं, उसको भी किस में ट्रांसलेट करना है भैया, हिंदी में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, उसके बाद देखो जो भी ट्रांसलेशन किया जा रहा है इंग्लिश का हिंदी में, ठीक है, उसका मीनिंग वही होना चाहिए जो हिंदी इंग्लिश में निकलता है। ठीक है, इंग्लिश में वही, सॉरी, इंग्लिश में जो मीनिंग है वही मीनिंग हिंदी में निकलना चाहिए, वेरी नहीं होना चाहिए। अगर वेरी होता है तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि भाई इसको सुटेबली फिर से क्या करो, ट्रांसलेट करो। ठीक है, और ये जो अमेंडमेंट्स है ये सभी पर्पज के लिए क्या, यानी गृहीत यानी मान्य की जाएगी। अब मान्य को क्या बोलते हैं, मान ली जाएगी। ठीक है, थोड़ा मराठी पता है आपको यार, मान ली जाएगी। ठीक है, ये था भैया अपना क्या, हिंदी टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना, और ये सभी प्रोविजन बहुत अच्छी तरीके से समझ के लेना। ठीक है, ऐसे पढ़ने के बाद समझते नहीं है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से पढ़ना है यहाँ पे। उसके बाद देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, देखो ये बात यहाँ पे बताता, हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली 15 वुमेन थी। कितनी वुमेन थी, 15 वुमेन थी। टेबल में दिया हुआ है, यहाँ पे बताना मेरे को ऐसा नेसेसरी नहीं लग रहा है, तो आप पढ़ लेना वो टेबल्स वेबल्स में। ठीक है, आप पढ़ सकते हो, उसमें टेबल्स में बहुत इन्फॉर्मेशन दी है, जैसे कौन सी कम्युनिटी की स्ट्रेंथ क्या थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। ठीक है, 1946 को हिंदूज की थी जैसे 163,
मुस्लिम की कितनी थी, 80 थी, ठीक। शेड्यूल कास्ट की कितने थे, शेड्यूल कास्ट के कितने थे, 31 थे, ठीक है ऐसे, ठीक है। तो आप वो देख सकते हो, टेबल में से पढ़ लेना, ठीक है। कभी कभी जो छोटी एग्जाम्स है उसमें ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। देखो क्रिटिसिज्म में क्या था कि भैया इंडिया जो यानी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो थी, ये नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी। क्या कर रहे थे कि रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी। भैया क्यों नहीं थी, क्रिटिसिज्म वाला ने क्यों बोला कि रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी? उनका कहना था कि एडल्ट फ्रेंचाइजी पे इलेक्ट ही नहीं हुई है। आपको पता है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्या थी, पार्टली इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी थी। बस इसी के यही बेस मानकर उन्होंने कहा है कि भैया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो थी ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी, ठीक है। उसके बाद बोला है कि नॉट ए सोवरियन बॉडी। अरे क्रिटिसिज्म वाले बड़े बोल रहे कि भैया ये तो सोवरियन बॉडी नहीं थी। क्यों नहीं थी? तो ये बोल रहे कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हमारी फॉर्म हुई थी वो क्या हुई थी कि यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के हिसाब से फॉर्म हुई थी, और इसके जो सेशंस थे क्या विद द यानी परमिशन, ब्रिटिश गवर्नमेंट के परमिशन के हिसाब से ही वो हो रहे थे। इसलिए इन्होंने कहा है कि भाई सोवरियन बॉडी नहीं थी, क्रिटिसिज्म वालों का कहना था, ठीक है। उसके बाद ही देखो टाइम कंज्यूमिंग थी। आपको पता है कितना वक्त लिया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने, 2 years 11 month 18 days। इसलिए क्या बोल रहे थे, बहुत टाइम कंज्यूमिंग थी, ये भी क्रिटिसिज्म था एक, ठीक है। इसी को ड्राफ्ट, ठीक है, ड्रिफ्टिंग कमेटी वाला सेक्शन है, बता दिया है मैंने ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद देखो डोमिनेटेड बाय कांग्रेस। इनका कहना था कि भाई यस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में सबसे ज्यादा मेंबर कांग्रेस के थे। ये बहुत हद तक क्या है, सच भी है, आपको पता है क्या थी, डोमिनेटेड बाय द कांग्रेस, ठीक है। इसके बाद ग्रैनवेल एस्टल ने यहाँ पे एक थोड़ा क्रिटिसिज्म में बताया है कि द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज अ वन पार्टी बॉडी इन एन एसेंशियली वन पार्टी कंट्री। द असेंबली वाज द कांग्रेस एंड द कांग्रेस वाज इंडिया। तो बेसिकली कह रही थी, वैसे भी वन पार्टी थी ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस, यही डोमिनेट कर रही थी उस वक्त, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि भाई डोमिनेटेड बाय द कांग्रेस, तो कुछ हद तक सही भी है, ठीक है। बहुत से जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में वो कौन से थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के ही थे, ठीक है। यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना कि ग्रैनवॉयल ऑस्टिन जो है, इन्होंने क्या कहा है, कभी कभी आ जाता है डायरेक्ट स्टेटमेंट, इन्होंने कहा था कि द असेंबली वाज द कांग्रेस एंड द कांग्रेस वाज इंडिया, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना है। उसके बाद देखो लॉयर पॉलिटिशियन डोमिनेशन, ये भी बात बहुत यानी सच है भाई। यानी इसमें जो बहुत से जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, या तो लॉयर थे या फिर पॉलिटिशियंस थे, इसलिए इनका डोमिनेशन बहुत ज्यादा है। और इसीलिए कहा जाता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, लेंदिएस्ट हुआ है, क्योंकि यहाँ पे लॉयर्स बहुत थे। क्या थे, लॉयर्स बहुत थे, और इसी वजह से हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की जो लैंग्वेज है वो भी क्या है, कॉम्प्लिकेटेड थी, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ऐसा बोला गया है, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि अदर सेक्शन बहुत से यानी रिप्रेजेंटेड नहीं किए गए थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, ठीक है। तो ये इनका कहना है। उसके बाद देखो कि डोमिनेटेड बाय हिंदूज, ठीक है। ये कह रहे हैं कि भैया जो कॉन्स्टेंट असेंबली थी उसमें बहुत सी ज़्यादा हिंदूज है, ये भी बहुत हद तक क्या है, सच है। अगर आप बहुत सही तरीके से पढ़ते हो तो आपको ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। मैंने भी इनडायरेक्टली यहाँ पे बताया हुआ है, वो प्रोविजंस अगर ध्यान में लाते हो तो आपको कह जाएगा जी यहाँ पे ये डोमिनेटेड बाय हिंदू थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे विस्कॉन साइमंड ने क्या कहा है, वो बात ध्यान में रखना, क्या कहा है कि ये बॉडी ऑफ हिंदूज कहा है, ठीक है। ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना। कभी कभी ये जो ग्रैनुअल हॉस्टल ने क्या कहा है, विस्कॉन साइमन ने क्या है, या ऐसे डायरेक्टली पूछा जाता है, वन लाइनर में भी आ सकता है कभी कभी, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो भैया ये थे क्रिटिसिज्म। तो क्या कहा था क्रिटिसिज्म में, बोल रहे थे कि रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है भैया, सोवरियन बॉडी है, नॉट सोवरियन बॉडी भी नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग थी, डोमिनेटेड थी कांग्रेस, लॉयर पॉलिटिशियन डोमिनेशन था, और डोमिनेटेड बाय हिंदूज था, ठीक है। अगर आप बहुत अच्छी तरीके से अगर लेक्चर को देखते हो, उसके बाद अगर पढ़ते हो, तो क्रिटिसिज्म जो है ये वाले पॉइंट्स आपके ध्यान में आ जाएंगे कि रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी, क्यों नहीं थी भैया, सोवरियन बॉडी क्यों नहीं थी, वो भी थोड़ा हिस्टोरिकल पर्पज से अगर देखते हो तो थोड़ा ध्यान में आ जाएगा। टाइम कंज्यूमिंग तो आपको पता ही है, डोमिनेटेड बाय कांग्रेस थी, ये भी आपको पता ही है, ठीक है। उसके बाद देखो लॉयर पॉलिटिशियन डोमिनेशन था, ये बहुत हद तक सच्ची है भैया, डोमिनेटेड बाय हिंदू, ये भी बहुत हद तक सच्ची है, ठीक है। तो ये था बेसिकली हमारा यानी जो भी फैक्चुअल पोर्शन था ये था, तो ये हमने कवर कर लिया, और यहाँ पे इस चैप्टर क्या हो गया, द एंड हो गया है, ठीक है। और पढ़ लो भैया, कुछ दिक्कत आती है तो बताना, ठीक है। आई होप कि मैं सब्जेक्ट के साथ जस्टिस कर रहा हूँ, ठीक है। अगर कुछ सजेशंस हो तो वो भी दे सकते हो आप, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है भैया, और इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। क्योंकि आई नो नथिंग के बेस पे हम चल रहे हैं, ठीक है। जितने अच्छे बनेंगे भैया उतना ही हमारे लिए और आपके लिए भी अच्छा रहेगा। चलो फिर पढ़ लिया करो, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं जल्दी, सी यू सून, हैव अ गुड टाइम।